हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं संकल्प सीरीज के अंदर क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री है सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। पहला लेक्चर आई होप सबने अच्छे से पढ़ा होगा। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है, सॉल्यूशन चैप्टर को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, और फिर हमने उसी के एक्सटेंशन में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ चैप्टर को क्या किया था, एंड किया था। तो क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन में हमने टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे। तो 3 टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही 3 सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हुए देखा था। अब यही जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपके सामने आ चुके हैं, इन्हीं सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिनके अंदर इनके अमाउंट्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आज हम लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वैसे बहुत सारी होती है, बट क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें जरूरी है समझना, हम उसी पे फोकसली ध्यान देंगे। बाकी की जो प्योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैं आपके लिए अलग से चैप्टर लेके आऊंगा जिसके अंदर वैरायटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विद न्यूमरस क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ हम देखेंगे। बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस सॉल्यूशन चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग्स में जितनी भी चीजें हमें समझने के लिए जरूरी है हम उस पर पूरी अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, आओ। तो हमारा टॉपिक जो आज रहेगा वो रहेगा एक्सप्रेसिंग concentration of solutions। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसी टॉपिक के अंदर जो हम सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेके आ रहे हैं, वो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा मास परसेंटेज। सबसे पहला जो हम लेके आ रहे हैं वो क्या है, मास परसेंटेज, जिसको हम वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं, जिसको हम बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। अब होता क्या है, तो देखो जो मास परसेंटेज है बेटा, इसका बेसिकली क्या है, आपने एक सॉल्यूशन बनाया। अब बाइनरी सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ने ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो जब भी आप एक सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ऐड होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट का कुछ अमाउंट, सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट आपने ऐड किया, तो हम इसको ऐसे बोले कि भाई टोटल सॉल्यूशन के मास के रेशियो में सॉल्यूट का मास का कंट्रीब्यूशन कितना है या सॉल्वेंट के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। इसको बड़ी आसान भाषा में समझाऊं तो हम जब कोई भी क्लास पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट किसके टर्म्स में आता है, परसेंटेज के टर्म्स में। तो परसेंटेज क्या है कि अगर आपकी 89% बनी, 90% बनी, 95 बनी, किसी की 60 बनी, 70 बनी, तो क्या है कि जो 75% है वो ग्रॉस परसेंटेज है आपकी कि सारे सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। बट अगर आपको उसमें से साइंस के या मैथ्स का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री, सिर्फ रिस्पेक्टिव चैप्टर्स का अगर आपको कंट्रीब्यूशन देखना तो हम क्या करते थे, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। मतलब जो टोटल में 75% अगर एग्रीगेट बना है तो 75% के अंदर साइंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, परसेंट का है, वो कैलकुलेट हो जाता है कि नहीं। सेम तरीके से ये टॉपिक भी आपको समझना है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज जो पढ़ रहे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि जिसका भी मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखें, टोटल मास से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन के निकला है ये आपका वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला कहलाता है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर जैसे मान लीजिए इसी बात को मैं अगर एक क्वेश्चन से आपको बड़े फटाफट से समझा देता, जैसे मुझे किसी ने पूछ लिया कैलकुलेट mass percentage of sugar in water if 20 gram sugar is dissolved in 80 gram of water। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको सॉरी आपको क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसका, शुगर का, दैट मींस वेट बाय वेट परसेंट ऑफ शुगर। अब मुझे अगर मास परसेंटेज शुगर का करना है तो हमको क्या देखना है कि जो शुगर है किस में डिसॉल्व हो रही है, वाटर में। तो जो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का, उस टोटल मास के अंदर व्हाट शुगर का मास परसेंटेज कितना है ये तो देखना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो कंपोनेंट है इस बार वो शुगर है तो मास ऑफ शुगर अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये देखो हमारा फॉर्मूला बन गया कि नहीं। तो अगर यहां पे सॉल्व करें तो वेट बाय वेट परसेंटेज विल बी मास ऑफ शुगर 20। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं इससे कि फटाफट जल्दीबाजी में टोटल मास, अच्छा 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व, चलो 80 डालो, नहीं फिर वाटर सॉल्वेंट है और टोटल मास के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे। तो 80 लिखने की गलती मत करना, 80 प्लस 20 तो जाके सॉल्यूशन का टोटल मास होगा। तो 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100। तो ये इनको जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो मैं 100 लिख देता हूं, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 20% आ गया कि नहीं आ गया, क्या गया 20% आंसर आया कि नहीं आया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, शुगर का 20% वेट बाय वेट क्या है, कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। इज दैट क्लियर, कोई डाउट? बहुत अच्छा। अब देखो अगर पर यहां पर मुझे इस तरीके से क्लियरली बताया गया कि 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया तो हमने ये आंसर निकाल लिया। बट अगर क्वेश्चन को उल्टा चलाया आपसे इस तरीके से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि आपका एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है जिसमें शुगर 20% वेट बाय वेट है, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ और उसकी आस्क कुछ और है, उसकी आस्क कुछ और है, बट उस आस्क के अंदर उसने इंफॉर्मेशन इस सेंस में प्रोवाइड किए कि शुगर 20% बाय मास, ठीक है, शुगर है पूरे सॉल्यूशन में। तो अब इस सिंपल सी इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप क्या इंफॉर्मेशन डिकोड करोगे ये भी आना चाहिए। तो ये जो कभी भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में दे दी जाए 20% वेट बाय वेट, 15% वेट बाय वेट और इसके अलावा सॉल्यूशन के बारे में कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज गिवन ही ना हो, तो इसको ऐसे रीड करेंगे कि 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे रीड करेंगे कि हमारा 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। स्टैंडर्ड वे में इसको हम इस तरीके से डिकोड कर लेंगे। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना, उससे एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका जो आंसर आया है, तो कभी अगर आंसर के फॉर्मेट पे ही गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको कैसे डिकोड करेंगे उसका भी नजरिया आपको यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से बेटा हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको मास परसेंटेज कहते हैं ये यहाँ पर खत्म होता है। आया समझ में? आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एग्जांपल सब चीजें यहाँ पर अपन ने कवर कर ली। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा वो क्या होगी, आओ देखें, ठीक है। पॉज करके आप लिखते रहिए, मैं जब तक सौरभ करके नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्पेस बनाता हूं। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज V1, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज जिसको वॉल्यूम का वॉल्यूम V by V इस तरीके से भी लिखते हैं। अब अगेन द थिंग इज दैट कि मेरा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो वहां पे अगर हम जो भी मिक्स कर दो लिक्विड्स को अगर मैं मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, तो दोनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपस में ऐड होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। अब वही चीजें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूम के वॉल्यूम का कितना कंट्रीब्यूशन है या सॉल्वेंट के वॉल्यूम का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट पर्टिकुलर थिंग को हम एक्सप्रेस करेंगे अंदर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका भी जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, जिस तरीके से मास परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम निकालना है
तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। देखो क्या बन गया आपका V बाय V का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू, इज दैट क्लियर? आओ तो इस फॉर्मूले को भी हम कैसे यूज करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो देखो अभी मैं जिस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूँ, तो उस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में सिंपल क्या वो फॉर्मूला लगाना है, कैसे लोगों को कैसे बचाना है, सिर्फ वही चीज। इसलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में नहीं। जब इस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी डील करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ sugar in sugar solution if 20 ml of या 15 ml कर लेते, एकदम एक पुराने क्वेश्चन की तरह नहीं बनाते, सर बोले कॉपी पेस्ट कर दिया सर आपने। 15 ml of sugar dissolved in 85 ml of food। अगर मेरे को कैलकुलेशन सिंपल लगनी है, बनारसी है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू वही ले रहा हूँ जिसमें मेरा न्यूमेरिकली चीजें फटाफट सॉल्व हो जाए, कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके पहुंचे। मैथ्स करने के लिए तो प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर इन शुगर सॉल्यूशन, वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन। इसका मतलब जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है वो किसका निकालना है, शुगर। किसके अंदर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर इट मींस सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, ठीक है। तो जब मैं वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंटेज का यहां फॉर्मूला लगाऊंगा तो इट विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू, क्या होगा आपका वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम में 100। तो यहां पर अगर इसको एक्सटेंडेड वे में सॉल्व कर दें, चलिए आइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15 ml वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल। आपको देखो वाटर का 85 और शुगर का 15, दोनों मिलके कितना हो गया 100। तो सॉल्यूशन 100 ml इनटू 100, तो वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंटेज क्या आ गया 15%। कितना आ गया बेटा, 15% आ गया। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, बोलो। डंडे की चोट पे सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। 2 मिनट 10 सेकंड पानी पी लो। चलो बच्चों कंटिन्यू करें, ठीक है। तो वेट बाय वेट वॉल्यूम क्या आ गया 15 बाय 15। अच्छा चलो इसको अगर कोई आगे उठा के ऐसे लिख दे कि 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन, ऐसे मेरे को दे दे किसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन की आंसर कुछ और है पर गिवन इंफॉर्मेशन ये जस्ट एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या कर दी गई है, कवर 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। तो इसको कैसे डिकोड करोगे, तो देखो जैसे मास परसेंटेज में सीखा था वैसे यहाँ पे, वहां ग्राम था यहाँ ml होगा। और उसको स्टार्ट करते हैं कैसे कि 15 ml ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखा आपने कि इसको कैसे डिकोड करेंगे कि जो भी मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है उसको उसके स्टैंडर्ड यूनिट में, मास बाय मास परसेंटेज है तो ग्राम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो ml। तो 15 ml को 100 ml में मास परसेंटेज होगा तो जो भी x ग्राम को 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर वो उसका क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। और x ml 100 ml सॉल्यूशन में क्या कहलाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आई होप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब पॉज करो, देखो नोट्स जरूर बनाते चलो, नोट्स जरूर से बनाते चलो। चलो
अब आता है हमारा तीसरा, अब आता है हमारा तीसरा मास परसेंटेज, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट विल वी कॉल इट, वी विल कॉल इट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W/V%। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसका मतलब वो किसी सॉलिड सब्सटेंस को कुछ लिक्विड के अंदर, सॉलिड एंड लिक्विड साइड के जो सॉल्यूशंस है जनरली उस तरीके का फील दे, तो उसी फील के अंदर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट और नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, वेट बाय वॉल्यूम का क्या बन गया, आपका फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन वही बेसिक सा लूंगा तो समझ गए होंगे पैटर्न। तो मैं इसके अंदर सीधा स्टेटमेंट अगर इस तरीके से कुछ चीज दे रखी है उसी को पढ़ लेते। अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर आस्क कुछ और है, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, बट मुझे गिवन चीज इस तरीके से दे रखी हो कि 20% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, मान लीजिए मुझे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो ऐसे गिवन है 20% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन इस तरीके से, तो हाउ विल यू एंड आई विल डिकोड, ठीक है। तो कैसे होगा, आओ कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले लेंगे 100 ml सॉल्यूशन में, किस पर 100 ml पे कितना वेट HCl का डिसॉल्व है, वही उसका वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। तो मान लीजिए हम इसको स्टैंडर्ड से लिख लेंगे 20 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ HCl present in 100 ml of solution। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, वेट बाय वेट। तो 20% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन का डिकोड क्या हुआ, 20 ग्राम HCl in 100 ml of solution। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। तो ये 3 तरीके की हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ी। मैं ये बोल सकता हूं कि इसको ओवरऑल ये जो 3 तरह की कंसंट्रेशन टर्म है, लेट्स कंबाइन देम इन वन कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन इसका मतलब 3 तरह की है, ठीक है। तो मैंने पहले समझाई, फिर इसको क्लासिफिकेशन के अंदर लेके आ रहा हूं। क्या क्या समझाया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और प्रैक्टिकली इस तरीके से कहां पर आप अमाउंट्स एक्सप्रेस होते हुए देखो इन यूनिट्स में, किस जगह पे या कहां पे प्रैक्टिकली आप इनको जो भी हमारा अमाउंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, इनको इस तरीके से आप प्रेजेंटेड फॉर्म में देखते हो। तो जब भी हम मार्केट से कोई भी मेडिसिन खरीदते हैं उसके पीछे पलट के देखा करो, जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, उस मेडिसिन को बनाने के लिए सिरप है, उसके अंदर जो भी उनका अमाउंट है वो इन्हीं यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड होता है। आया समझ में। तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन जो 3 तरीके के होते हैं वो खत्म हो गया विद फॉर्मूला, विद न्यूमेरिकल। और उससे जो कई बार बच्चे जहां अटकते हैं इस तरीके से, अगर कभी इस फॉर्मेट में अगर कभी भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में, तो अक्सर बच्चे इसको डिकोड करने में अटक जाते हैं। तो मेरा मेन फोकस उन सब चीजों पे रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आया हो, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुड। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी अगर 95% टाइप कंसंट्रेशन की बात होती है तो इसी की टर्म्स में होती है। कंसंट्रेशन टर्म्स का राजा ले लो उसको, मोलैरिटी, नाम भी भारी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, इसने क्लास 11 पास करके बैठे हो तो लग रहा होगा सर क्या ही पढ़ा रहे हो, पर रिवीजन हो रहा है आपका। आप बाकी YouTube पे देखिए सॉल्यूशन का, वहां इस पार्ट को स्किप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो 11th वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। भाई आप तो मुझसे अभी कनेक्ट हो रहे हो, आप सॉल्यूशन को अभी पढ़ रहे हो, आपको अभी
वापस से वो सारी चीजों को रिकॉल करना है, तो मैं ये बोलूँ कि चलो उसको पढ़ के आओ फिर ये देखो, नहीं, इतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, तो वो जिम्मेदारी हम उठाते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी बोल रही उसी फॉर्मेट पे चलना, ठीक है, कहीं पे भी कहीं पढ़ लिया कहीं पढ़ लिया, इस तरीके से कनेक्शन लेने ही नहीं है। जो है इस चैप्टर का अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। तो मोलैरिटी होता क्या बेटा, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter of solution। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें लेना है, हमेशा लीटर में। ध्यान रखना मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम कभी एमएल में नहीं होगा, यू हैव टू ऑलवेज टेक इट इन लीटर ओनली। किसमें लोगे, लीटर में। तो इस तरीके से आपका मोलैरिटी का बेटा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब मैंने तो भैया पढ़ा दिया फॉर्मूला, बोला देखो कितना अच्छे समझ में। अब बच्चे अटकेंगे नहीं, जो एवरेज होंगे, जिनकी 11 डुस होगी, इधर वॉल्यूम तो सीधा सीधा समझ में आएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करने कोई नहीं। ये मोल्स का माजरा, ये मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कहा इसकी भी चिंता मत करो, 11 की जो चीज तुम्हारी फर्जी है वो सब मैं ठीक करूंगा। तो सॉल्यूट के मोल्स, कभी भी किसी भी सब्सटेंस के अगर मोल्स निकालने, तो वैसे तो मोल्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, बट इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम 99% नहीं, इसी फॉर्मूले से मोल्स का काम हो जाएगा, ठीक है। इट इज गिवन मास, जो भी सब्सटेंस है, जो भी सॉल्यूट है उसका गिवन मास होगा। और सॉल्यूट क्या होगा, कोई कंपाउंड ही तो होगा, NaCl, KCl, CaCl2, CaCC, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब तो होंगे, तो इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो आप उसका मोलर मास को खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोल्स निकाल लिए, मोल्स को यहाँ रख दिया, वॉल्यूम पता होगा, काम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है किसकी, SI यूनिट। किसकी बात आती है, SI यूनिट। अब SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, तो SI यूनिट को अगर आप बोलोगे तो SI यूनिट मोल्स की तो क्या होगी, मोल ऊपर, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, लीटर। इट मींस लीटर ऊपर गया तो मोल, लीटर इनवर्स, और हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, और वी रीड इट एज मोलर। हम इसको रीड क्या करते हैं, मोलर। क्या फॉर्म में रीड करते हैं, मोलर के फॉर्म में रीड करते हैं। इज दैट क्लियर, चलो आया समझ में। तो मोलैरिटी बड़ा सिंपल सा है, कितने मोल सॉल्यूट के पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, उसको मोलैरिटी कहते हैं। मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। SI यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स या फिर कैपिटल M मोलर। अब एक क्वेश्चन है जो बार बार मोलैरिटी से पूछा जाता है, ठीक है, कि इज मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये पूछा जाता है। तो अब मैंने बोला बताओ बच्चों, ठीक है, बताओ चलो, जिसका आंसर आता जाए इसको यस नो जो भी कमेंट में लिखते चलना। बताओ चलो चलो, क्या होगा, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब सोचने का तरीका क्या होना चाहिए भाई, जो भी टीचर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना लेक्चर में, तो उसका पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट है बोर्ड पर तो उसी के रिस्पेक्ट में पूछता है। तो मैंने पढ़ाया क्या, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में 3 तो कुल लोग, एक तो मोलैरिटी, एक मोल्स, दूसरा वॉल्यूम। मैंने कहा टेम्परेचर का जिक्र तो यहाँ कहीं नहीं हो रहा, मतलब फॉर्मूले में डायरेक्टली टेम्परेचर का कोई एसोसिएशन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली देख के बोल दूं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यस, ऐसा नहीं है। बट नो बोल दूं कि टेम्परेचर प्रेजेंट नहीं है तो होगा ही नहीं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ठहरना है और अच्छे से एनालाइज करना है। अब एक बात बताओ, डायरेक्टली अगर यहाँ पे टेम्परेचर कहीं नहीं है, ठीक है, तो मोलैरिटी को डायरेक्ट फर्क नहीं है। बट अगर टेम्परेचर इन दोनों में से अगर किसी एक को भी बदल देता है तो ये रेशियो तो चेंज होगा।
और ये रेशियो चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो मेरे को ये भी एक बस छोटा सा देखने को, मतलब थोड़ा सा लेयर में चलना है कि डायरेक्टली नहीं, कोई नहीं, जो फॉर्मूले में अंदर प्रेजेंट लोग हैं कि वो तो इंपैक्ट नहीं होगा। आपकी नजर किसी पर, अब दिमाग से आपका चलेगा फटफट। हाँ, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता यस बोलूं नो बोलूं, अब चलने लग गया यार। वॉल्यूम मतलब लिक्विड वाले टेम्परेचर पे उड़ेगा, कम होगा ज्यादा होगा, टेम्परेचर से ये इनडायरेक्टली अट्रैक्ट होता है, इंटरेक्शन रखता है कि नहीं। तो बिल्कुल, अगर वॉल्यूम में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो मोलैरिटी में भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, मोलैरिटी is a function of temperature as molarity is inversely proportional to volume, as molarity is inversely proportional to volume, and volume gets affected by और वॉल्यूम को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल तो मोलैरिटी में भी पड़ेगा। तो देखो मैं किस ऐसा हमें सोचना किस तरीके से, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। किस तरीके से अप्रोच बनानी है मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। इसलिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब पढ़ते सब है, टीचर भी आता है समझा देता है, बट यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है वो ये कि कोई भी फैकल्टी है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से कैसे किसी भी चीज को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। वो थॉट प्रोसेस भी मैं आपके अपने साथ साथ उसी तरीके से डेवलप करूंगा, तो आपको भी चीजें बड़ी आसानी से और लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी। मतलब नीट जो बच्चे 2025 में देने वाले हैं, ठीक है, या फिर मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, सबके लिए समझ रहे हो, वहां तक याद रख लो, सब बच्चे वहां तक याद, उसका भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, तब तक के लिए याद रखने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। थॉट प्रोसेस डेवलप करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं दिखवा रहा हूँ, उस तरीके से सोचने समझने की शक्ति पैदा करो। आया समझ में कि नहीं? कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, हमने लिख लिया होगा, सब बच्चों ने थोड़ी जगह बनाते हैं अपने लिए, ठीक। तो मान लीजिए कि अभी हमने देखा कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसकी V1 वॉल्यूम पे कुछ M1 मोलैरिटी, और अगर मैं इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं, मतलब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे चीनी को पानी में घोला तो 15 ml चीनी को 100 ml पानी में घोल दिया, तो उसको डाइल्यूट करने मतलब उस 100 ml जो पानी है 110 ml 120 130 100 300 कर दो पानी, और सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाने से आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड बनता है, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाया तो वॉल्यूम V2 हो गया, तो मोलैरिटी बिल्कुल चेंज होकर M2 हो जाएगी। तो क्या इन दोनों चीजों में कोई रिलेशन है? बोलो। तो बहुत से बच्चे जिनका कंसंट्रेशन कम वाला पार्ट क्लास 11 का अच्छा होगा बिल्कुल बोलेंगे सर बिल्कुल M1 V1 = M2 V2, ये रिलेशन है, ठीक है। पर जो आराम से बच्चे जिनको नहीं कनेक्ट हुआ उनके लिए बता भी देता हूं रिलेशन कैसा है। अभी हमने देखा कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 और M2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2। अब इतना तो सबको मालूम है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन हटा तो कांस्टेंट। तो मैंने लगे हाथ इन दोनों को कंपेयर कर लिया, कर लिया, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, M1 V1 = M2 V2 बना कि नहीं बना, वही तो मैंने डायरेक्ट लिखा। तो एक चीज समझना कि अगर कभी भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सेम का पेयर बना के इक्वेट कर दो, और अगर कभी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो अपोजिट पेयर बना के इक्वेट कर दो। अपोजिट पेयर जैसे V1 M2 और M1 V2, ये छोटी चीज ध्यान रख लो ट्रिक के फॉर्म में। हमेशा आपको फिर किसी रिलेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है। देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सेम 1 1 2 2 इक्वल कर दिया, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1 2 = 2 1 कर दिया, 1 2 =
2 1 कर दिया। अब बीच में जो भी आपके उनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ वॉल्यूम और मोलैरिटी m1 v1 m2 v2 हो जाए। समझ लो इस तरीके से आया समझ में की बात है। अब इसको अपन ऐसे समझे कि मेरे पास अगर मान लो एक इसके अंदर और चीज पढ़ लेते हैं, इसको भी मैं बताता हूं कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, मैं मिक्सचर बनाता हूं सॉल्यूशन से, दो अलग अलग सॉल्यूशन का, ठीक है, पर सेम सब्सटेंस की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस। तो अगर मैं इसको, ठीक है, तो इसके लिए अगर मेरे को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मान लो कि मेरे पास ऐसे बोलता हूं मैं, एक सॉल्यूशन 1 है जिसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और एक सॉल्यूशन 2 है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी m2 है एंड वॉल्यूम v2। अब अगर इनको चेंज करूं, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, तो v1 प्लस v2 वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज होते ही बेटा मोलैरिटी चेंज होगी। तो जो नया सॉल्यूशन है, न्यू सॉल्यूशन, तो न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी m v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक दो अलग अलग सॉल्यूशन अगर एक ही सब्सटेंस के इनको मिक्स कर दो, तो जो उनसे बनने वाला आपका सॉल्यूशन होगा फाइनल, उसकी मोलैरिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा है। एक एक बात को बड़े आराम से मैं आपको बताते चल रहा हूँ, एक एक बात को बड़े आराम से ही मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। कोई डाउट? अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल, किस पर आ जाते हैं, न्यूमेरिकल। तो पॉज करके आप लोग लिखो, जब तक मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करके, बोर्ड क्लियर करके क्वेश्चन लिखने की तैयारी करता हूं। ठीक है बेटा, चलो तो क्वेश्चन लिख दिया हम, जैसे मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन लेके आइए, बता रहा सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी of solution where 5.85 gram NaCl is dissolved in 500 ml of solution। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, ये मोलैरिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की। क्या निकालनी है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या है? जहां पे 5.85 ग्राम NaCl, NaCl तो नमक, 5.85 ग्राम नमक को अगर मैं घोल देता हूं, डिसॉल्व करता हूं 500 ml सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन है उसमें नमक घुल रहा है, मतलब नमक सॉल्यूट है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं गिवन, देखो जब भी कोई चीज सीखो तो न्यूमेरिकल का गिवन लिखने की आदत डालो। विद प्रैक्टिस ये गिवन अपने आप इग्नोर हो जाएगा, पर उसके बाद आपको क्विक बना जाएगा, तेज। आप क्वेश्चंस को इजीली जज करते हुए माइंडली कैलकुलेशन करना आपको आ जाएगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो गिवन क्या है कि मुझे मास ऑफ NaCl दिया, और NaCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका मास 5.85 ग्राम दे रखा है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है? 500 ml। अब क्योंकि मुझे पता है मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लीटर में होता है। तो आपको पता चलेगा कि ml में जो वॉल्यूम गिवन है इसको मुझे लीटर में लेना है। तो आप सब क्या करेंगे, इस 500 ml को हाफ लीटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते।
अब देखो इसको गिवन को और फॉर्मूले को मैच करो। जो फॉर्मूला आपने लिखा और जो गिवन है इसको क्या करो मैच, कि कौन कौन सी वैल्यू पता है कौन सी नहीं। तो मोलैरिटी तो मुझे फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम मुझे पता है पर मोल्स नहीं पता। इसका मतलब जब तक मोल्स फाइंड आउट नहीं होंगे तब तक आप आगे की कहानी बढ़ा नहीं सकते। अब मोल्स पहले ढूंढो, तो मैंने कहा मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सॉल्यूट है कौन बेटा, NaCl। अगर आपको पता होगा तो नमक में जो सोडियम उसका एटॉमिक वेट 23 और जो क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एटॉमिक वेट 35.5 होगा। जोड़ लो 58.5 ही आया कि नहीं आया, और ये क्या कहलाएगा, NaCl का मोलर मास। ये क्या कहलाएगा, NaCl का मोलर मास। मोलर मास आ गया और गिवन मास क्वेश्चन में दिया है 5.85। चलो तो एकदम बेसिक से कैलकुलेशन, पॉइंट उड़ाया ऊपर 10, पॉइंट उड़ाया नीचे 100, कटा कटा 0 से 0, 0.1 मोल आ गया। 0.1 मोल आ गया। मैंने कहा इस मोल्स को उठा के वापस यहाँ रख दो, तो जैसे रखा तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला गया, 0.2 मोलर आंसर आ गया। 0.2 मोलर आंसर आ गया। बताओ बच्चों कहाँ दिक्कत है, बताओ। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं खुद सोचो, फील करो, क्या दिक्कत पनप भी सकती है? बिल्कुल नहीं। ये तरीका है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने का। मैं फिर बोलूंगा ये संकल्प सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे भीड़ में खो चुके हैं, समझ रहे हो, जो बच्चे ऑनलाइन के अंदर चीजों को ढूंढ रहे हैं कि कोई उनके लेवल पे जाके पढ़ाए, बट सब लोग एक स्टैंडर्ड सेट करके पढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, हम क्यों दूसरों से अलग है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन उसमें लगे पड़े, पर यहाँ पे बेसिक एनसीईआरटी का टच लाइन टू लाइन कोई नहीं बता रहा। तो वो हम आपके लिए लेके आए संकल्प सीरीज में। और जब आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ उसमें, पढ़ो एक ही चीज खुद फील करो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका मोलैरिटी पूरा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और देखो रिलेशंस भी पढ़ेंगे, बट अभी हम टर्म समझ रहे हैं, जो बेसिक उस चीज को यूज करने का तरीका है वो सीख रहे हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी क्या है, मोलैरिटी। क्या है बेटा, मोलैरिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल m, डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in per kg of solvent ध्यान से इसलिए रिपीट कर रहा हूं, सॉल्वेंट। अभी तक जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ी है सब में सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में यही चल रहा था, बट यहाँ पे पहली बार आ रहा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपकी कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म चलती है, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी के अंदर। ये आपका क्या कहलाता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या कहलाता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी। तो मोल से क्या देखो, मोलैरिटी को जिसका डिट्टो कॉपी पेस्ट बड़ा कर दिया होगा। चलो अब यहां पे अगर मैं बात करूं फिर से वही एसआई यूनिट, तो फॉर्मूले में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोल, तो मोल का मोल, नीचे मास केजी में, केजी को ऊपर भेजो, नीचे का +1 को इनवर्स बनाओ, मोल केजी इनवर्स, या फिर स्मॉल m मोलल, या फिर स्मॉल m मोलल, या फिर स्मॉल m मोलल। सब क्लियर? आया समझ में कि नहीं? गुड, वेरी गुड। चलो अब अगर आपसे कोई पूछे सिंपल भाषा में, क्या मोलैरिटी
टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो सोचने का तरीका क्या है? सोचने का तरीका इतना है, क्या मेरे में फॉर्मूले में टेम्परेचर है? नहीं है, तो डायरेक्टली कोई फर्क नहीं डालेगी। क्या मेरे सॉल्यूशन के फॉर्मूले में प्रेजेंट जो कंपोनेंट है उस पे फर्क? मोल्स पे टेम्परेचर? नो नो। मास ऑफ सॉल्वेंट में कोई फर्क? नो नो। तो कोई फर्क जब इन पे नहीं तो इस पे कैसे? तो नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा नहीं या फिर नो मेरा आंसर हो जाएगा कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे फर्क नहीं करती। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई डाउट आया समझ में कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका मोलैरिटी होगा, ठीक है। चलो अच्छा, मोलैरिटी का मैं क्या करता हूं, पर से पहले 2 पॉइंट है उसको इसको नोट डाउन करो और नोट डाल के लिखेंगे जहां पे हम वापस से कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट हुई, मैं उस पार्ट पे भी डालूंगा कि किस तरीके की क्वेश्चन का क्या इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन को तुम डायरेक्टली समझ ही ना हो, जिस तरीके से किस तरीके से एग्जामिनर इंफॉर्मेशन को छुपा के दे रहा है, रोटेट करके दे रहा है, ठीक है। जलेबी की तरह, जलेबी को सीधी भी करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको रब कर दें। तो जलेबी की तरह इंफॉर्मेशन को गोल करके मोलैरिटी की कई बार दी जाती है, ठीक है। तो नोट डाल के जैसे कहीं पे ऐसे लिखो 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब मेरे क्वेश्चन की आस तो कुछ और है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन की आस कुछ और है, बट मुझे क्वेश्चन के अंदर जो भी सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ऐसे दे रखी है कि 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, और मुझे निकालना कुछ और, इससे ज्यादा सॉल्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं लगा। तो इस तरीके की चीजों को हम स्टैंडर्ड वे में जाके चल जाएंगे। खुद सोचो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि गिवन खुद बना लो और आंसर 0.2 ला दो मोलैरिटी का। गिवन खुद बना लो और आंसर 0.2 ला दो मोलैरिटी का, तो आप क्या करोगे कि अच्छा मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, आंसर लाना 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब है मोल्स को मान लेता हूं 0.2 और वॉल्यूम को अगर 1 ही लीटर ले लूं, वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं, तो 0.2 by 1 0.2, आंसर 0.2 आ गया। मोलैरिटी 0.2 आ गई कि नहीं आ गई? तुम नहीं दोगे, हमने ऐसे खुद से भाई जब कुछ नहीं दोगे तो हम स्टैंडर्ड वे में चलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके एकदम सही 0.2 कैसे आया? जब मैंने मोल 0.2 माना, वॉल्यूम 1 लीटर, तो बस इसी चीज को मैं अगर लिख देता हूं कि 0.2 मोल्स HCl, इसका मतलब HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर मोल्स की इंफॉर्मेशन आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो और भी एक छुपी जिससे 2 और इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्वेश्चन जिस डायरेक्शन में घुमा रहा हो तो आपको और रास्ता मिल गया सोचने का, क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने। इसी तरीके से अगर 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन हो इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या मान लोगे? अब 0.2 मोलैरिटी का आंसर कब आएगा? जब मैं इसको ऐसे मानूं कि 0.2 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्ट। कब आएगा? अभी आएगा कि जब आप ये मान लोगे कि नहीं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन छुपा के दी हो तो इस तरीके से उसको डिकोड कर लेना है। आया समझ में कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब वही मोलैरिटी का क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 39 ग्राम बेंजीन present in 75 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, बेसिक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन खुद बना रहा हूं, मुझे फॉर्मूला सिखाना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो आसान से आसान बन सकता है खुद बना के आपके सामने रख दे रहा हूं। तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 39 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 75 ग्राम CCl4। अब आपको देखो 39 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन, मतलब ये प्रेजेंट है, 75 ग्राम CCl4 है, तो ज्यादा अमाउंट किसका? CCl4।
तो 75 ग्राम CCl में 39 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है। इसका मतलब बेंजीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सॉल्यूट की तरह। इमेजिनेशन आनी चाहिए रीड करके। ये किसकी तरह? सॉल्वेंट की तरह कर रहा है। तो ये चीजें जब डिफरेंस यहीं पे दिमाग में फीड हो गया ना क्वेश्चन रीड करते वक्त, तो फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कहां डलनी है, फॉर्मूला एग्जीक्यूट, फॉर्मूले के अंदर जब ये पता चल अच्छा ये लोग हैं और ये क्वेश्चन में गिवन है, तो एक टू गुड फीलिंग आती है। और टू गुड फीलिंग क्वेश्चन के लिए नर्वसनेस खत्म कर देते हैं और आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। चलो तो ऊपर का मैं थोड़ा सा हटाता हूं, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आओ सॉल्व करें। अब फिर से देखो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं गिवन की बात करूं, गिवन लिखना चाहिए। देखो मैं भी तुम्हारे सामने गिवन लिख रहा हूं तुम्हें सिखाने के लिए, ठीक है, पूरा पूरा वो भी। तो जब हम नहीं जग रहे तो तुम्हें भी नहीं जगना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम और सॉल्वेंट कौन है? CCl। मैंने कहा इसका मोलर मास की जरूरत है भी ना, क्योंकि यहाँ पे 75 ग्राम मुझे सिर्फ इससे मतलब है। और मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इसकी तरह काम कर रहा है ये सॉल्यूट की तरह। कितना है? 39 ग्राम। अब मैंने कहा भैया मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ग्राम को केजी में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट मुझे तो सॉल्यूट की मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालना है तो मैंने कहा मोल्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोल्स ऑफ C6H6 गिवन मास अपॉन मोलर मास 39 बाय 78। 78 देखो 6 कार्बन 12 6 जा 72 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 6 into 1 6 72 प्लस 6 78 काटा तो कितना आ गया? मोल्स, हाफ मोल आ गया। कितना आ गया? हाफ मोल आ गया। तो अब रख देते हैं मोलैरिटी फॉर्मूला, मोल्स आ गए हाफ, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 75, ग्राम में करना था, डिवाइड बाय 1000 ऊपर जाएगा। देखो बच्चों तो इसके मैं डायरेक्टली ऊपर लिख रहा हूं। 1000 को 2 से कितनी बार गया? 500 बार, 500 बार 75। ठीक है, ठीक है, इसको कैंसिल कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100 1 में 25 15 टाइम्स, तो 100 बाय 15 मोलर आपका आंसर आ गया। 100 बाय 15 मोलर आपका आंसर आ गया। देखा, समझो, एक एक चीज आपको लिख रहा हूं, एक एक चीज कैलकुलेशन भी कर रहा हूं, जो कटिंग हो रही है सब कुछ करके दिखा रहा हूं, सब कुछ मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो अपन देखो एक और चीज बात है, टू द पॉइंट अपन जोड़ रहे हैं, वही बोलो, फिर 30/40 मिनट के लिए जोड़ेंगे, प्रॉपर लेक्चर पे ध्यान देंगे, प्रॉपर लेक्चर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? मोलैरिटी यहाँ पर खत्म होती है। गुड आउट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मास परसेंटेज पढ़ा है ना, तो मास परसेंटेज में क्या करते थे कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको मास परसेंटेज, और वो मल्टीप्लाई बाय 100 ही तो परसेंटेज का कन्वर्जन में कन्वर्ट कर रहा था, वरना तो आंसर फ्रैक्शन में था। तो वही अगर टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, सॉल्वेंट के मोल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, अब उसका सिर्फ रेशियो लूं, परसेंटेज में कवर ना करूं, तो आंसर फ्रैक्शन में छूटा रह जाएगा, तो उसको मोल फ्रैक्शन कह दूंगा। मोल्स के टर्म्स में क्या लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय काई। हम इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चाहिए CHI, इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट with respect to total moles of solution, उसको अपन क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो जैसे मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A, दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में A और B,
ए के Na मोल हैं, बी के Nb मोल हैं, ठीक है, ए के Na मोल है, बी के Nb मोल है। तो ए के जो Na मोल है और बी के जो Nb मोल है तो हमसे पूछ लिया गया, बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मैंने कहा ए के मोल से कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है टोटल सॉल्यूशन में, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, देखो ए के मोल से कंट्रीब्यूशन आ गया है टोटल सॉल्यूशन में। ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछे तो बी के मोल से कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है टोटल उसमें, तो Na प्लस Nb पर ऊपर Nb, कोई दिक्कत नहीं, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मोल परसेंटेज पूछ ले, मोल परसेंटेज पूछ ले तब जाके 100 से करना है, बट फ्रैक्शन में तो ऐसे ही छोड़ना है। अच्छा मान लो यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता सी, तो नीचे सी आ जाता, नीचे सी आ जाता, नीचे सी आ जाता कि नहीं, आ रहा है समझ में कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब आप देखो ऊपर मोल नीचे मोल, ऊपर मोल नीचे मोल, तो ये आपके क्या होते हैं? यूनिटलेस क्वांटिटी। तो देखो मैंने यहाँ पे दो ही सब्सटेंस के रेस्ट्रिक्ट में इसलिए बताया क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन ही तो पढ़ने हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर मेरे पास ये जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी, सोचो जरा अगर मैं इनको जोड़ दूं क्या मजा आएगा? डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम सेम, तो न्यूमरेटर में Na प्लस Nb बनेगा तो कट के 1 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या आएगा? 1 ही आएगा। अच्छा तीन कंपोनेंट होते हैं सर, मैंने कहा तब भी फिर एक और कंपोनेंट होता Na प्लस Nb प्लस Nc होता, तो ये मान लो ऐसे Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, और C का मोल फ्रैक्शन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब देखो फिर से एलसीएम तो 3 होगा, सेम आएगा, न्यूमरेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc ही बनेगा, जोड़ोगे फिर से 1 आएगा। बट बताया क्यों नहीं तीन कंपोनेंट के साथ सर? क्योंकि तो पढ़ने बाइनरी हैं, पढ़ने बाइनरी हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन याद रखो। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है 0.3 है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके आ जाएगा, आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ से क्या पता चलता है therefore कि मोल फ्रैक्शन, समझ में आई बात? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी छोटी और छोटी ही। आया समझ में कि नहीं? बोलो, कोई डाउट? पक्की बात? चलो तो देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने क्या? परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें मोलैरिटी, परसेंटेज कंपोजिशन सबके अच्छे से एक बेसिक क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन रह रहा है। इसको अपन जब नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पाएंगे, तीसरा जो लेक्चर होगा वो प्योर न्यूमेरिकल होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, जो आपके मेंस में पूछे जा चुके हैं, नीट में पूछे जाएंगे, बोर्ड्स, ठीक है, सब बच्चों के लिए। आपको सोचो अगर इतना बेसिक से अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई बच्चा बोर्ड वाला है, उसके लिए भी नीट या मेंस लेवल की चीजें अडॉप्ट करना ना कोई मुश्किल नहीं होता। कि आप कोचिंग से पढ़ते हो, आपको वहां पे 200 बच्चों की भीड़ में बिठाया जाता है और एक साइकोलॉजी बना दी जाती है कि अगर ये आता है, ये बड़े बड़ी चीजें पता है तो ही आपका कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका ड्रीम अपने आप अचीव होगा। आप हर वक्त उसके हर दिन उससे क्लोज जा रहे हो, बस मेहनत होनी चाहिए, मेहनत, हार्ड वर्क हर जगह कॉमन है। मैं यहाँ तो आपको पढ़ाने में हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आपको पढ़ने और समझने में हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस में हार्ड वर्क करना है। तो कल का जो लेक्चर है, कल इसलिए दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके रखना, नोट्स इसलिए कह रहा हूँ बनाते चलो जिससे फटाफट रिवीजन हो। और कल हम पूरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट सेक्शन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज का भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, आपको वहां पे चीजें यहाँ पे रिजॉल्व होगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम थर्ड लेक्चर में हम मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए और मस्त रहिए, ठीक है। और अपना बोला आप खुद करते ही हो, मौज मस्ती खुद से कर ही लोगे। चलो तो बाय बाय बच्चों।